दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड और यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमने आज का एजेंडा दिया हुआ है एडवांस एक्सेल बेसिक सेशन 1 और जो हम कवर करने वाले हैं होम इंसर्ट टुडेज टेक्नोलॉजी हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में और बात करेंगे। पेज लेआउट, सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ रेफरेंस, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला। हम लोग सुनते रहते हैं ना भाई ये फॉर्मूला लगा दिया फंक्शन, लेकिन हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन है कौन सा फॉर्मूला। डेटेड इफ फंक्शन जो बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट होती है तो ये पता होना चाहिए डेटेड इफ फंक्शन क्या होता है। पेज स्पेशल बहुत लोगों को पता है लेकिन उसका बेसिक नहीं पता, एक दो चीजें ही पता है पेज स्पेशल में क्या होता है। उसके बाद Q&A होगा, देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, let me open an Excel application. अच्छा, ये अभी जो मैंने खोला है इसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं पूरा का पूरा। अब इस एप्लीकेशन के ऊपर ये वर्कबुक्स होती हैं, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो होती हैं यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि मैंने इस पे इतना कुछ काम नहीं किया है, ये मेरा ऑफिस का नहीं है ये। अगर यहाँ पे देख रहे हो ये सारे मैंने किए हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स बने बनाए होंगे, यानी अगर हमने कुछ बनाया हुआ है पहले से तो वो भी दिखाएगा। उसके अलावा ये 2013 के अंदर कितने सारे टेम्पलेट्स बने बनाए हैं ये इनको दिखाता है। मतलब मान लो अगर मुझे कोई इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे बनी बनाई इनवॉइस पड़ी है, मुझे वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता, मतलब इतना एडवांस कर दिया कि अगर आपको कुछ नहीं आता तभी आप उसमें उस चीज़ को बना सकते हो। सिंपल आपको पर्टिकुलर बना बना जो टेम्पलेट है वो ओपन करना है। जैसे हाउस होल्ड मंथली बजट का आ रहा है और ये आ रहा है एकेडमिक कैलेंडर, मतलब इतने एडवांस। सॉरी कोई कुछ पूछ रहा था। ये मतलब वो टेम्पलेट्स हैं जो बने बनाए हैं, इसमें बस हमें अपना डेटा चेंज करना होगा, सोर्स डेटा। अगर मैं इसकी बात करूँ हाउस होल्ड मंथली बजट, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये टेम्पलेट है, कह रहा है क्रिएट। इसका साइज है 353 KB, मतलब बहुत कम है, MB भी नहीं होगा ये, मतलब 1 MB का थर्ड पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा बजट ओवरव्यू है। अब ये कहाँ से ले रहा है, कहीं ना कहीं किसी सोर्स डेटा से ले रहा है। मतलब मान लो अगर इस तरह का हमें कुछ बनाना है बजट समरी हमें, अच्छा ये भी 1 मिनट देखते हैं कुछ हाइड कर रखा है कि नहीं इसमें। ओके, तो आपको ये डेटा चेंज करना होगा, यहाँ पे मैनुअली आप चेंज कर दोगे। टेबुलर व्यू में दिया हुआ है इसको। जैसे मान लो ये बजट ओवरव्यू है हमारा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोजेक्ट बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस, डिफरेंस। तो ये आ कैसे रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, एक्चुअल इनकम एक्चुअल एक्सपेंस माइनस करेगा। एक्चुअल इनकम माइनस एक्चुअल, मतलब ये चीज ऑलरेडी इसमें कर रखी है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, यहाँ पे हम अपना कोई और लोगो डाल सकते हैं। ये चीजें हम भी करेंगे। एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आता। मान लो आपको डॉलर साइन भी चेंज करना नहीं आता, वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल अगर कहीं पे भी नंबर डालते हैं कुछ भी तो डॉलर साइन में नहीं आता, तो इसमें ऑलरेडी वो डॉलर साइन में आ रहा है। तो जो भी हम डेटा सोर्स डेटा चेंज करेंगे यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स कैलकुलेशन अपडेट करके दे देगा। देखो सब का सब ऐसे ही निकाल के दे रहा है, सम मंथली एक्सपेंस माइनस टेबल कॉस्ट। यहाँ टेबल में से दे रहा है ये किसी, आई थिंक ये इसमें से दे रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इनमें नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें अपने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। मैं एक टेम्पलेट दिखा रहा था कि इस तरह से बने बनाए टेम्पलेट्स को आप यूज़ करके फटाफट। अभी देखो ये ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ग्राफ बनाने नहीं आता, फॉर्मेटिंग करने नहीं आती। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में फॉर्मेटिंग तो करके साथ में नंबर्स को भी डॉलर में, ये सब करने में टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लग जाता है अगर ऐसा डैशबोर्ड बनाना है तो। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, आपको अपना डेटा चेंज करना है। अगर आधे घंटे लगने हैं तो 10 मिनट में काम हो जाएगा आपका, अगर आपको नहीं आता तब भी। तो ये हमारे बने बनाए टेम्पलेट्स का फायदा है। तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी वजह से दिख भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम न्यू ओपन कर देते हैं। ये मैंने न्यू वर्कबुक ओपन कर दिया। टेम्पलेट्स का हमने देख लिया, बने बनाए आते हैं। न्यू पे करने पे आ रहा है, ये देखो। तो ये लोग आप लोग ट्राई करना, अपने कंपनी का कोई भी डेटा हो उठा के डमी, मतलब ऑफिस में या घर पे अपने कोई रॉ डेटा अपने सिस्टम में पड़ा हुआ है कुछ भी, तो आप उसको ट्राई करना। अब जैसे मंथली कैलेंडर है, ये
एडमिन वालों को, HR वालों को या टीम लीडर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ती है। हॉलीडे का कुछ अपडेट करके देना है, टीम के सभी लोगों को पता रहे। ये मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे बैंक ऑफ अमेरिका में भी यूज होता है। ओपन ओपन में रिसेंट वर्कबुक्स दिखा रहा है, जो मैंने रिसेंटली ओपन करी होंगी लास्ट, ये दिखाता है। ये काफी पहले तक का दिखा रहा है, ये मतलब 2-3 महीने का दिखाता है आई थिंक। वन ड्राइव ये सर्वर से रिलेटेड है, तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे क्लिक करने पे मतलब ये हमारे सारे फोल्डर्स दिखाएगा, या हम किसी भी पर्टिकुलर में जाके हम देख सकते हैं। मान लो मैं इस पे गया, तो जिस भी अपने फोल्डर से या जिस फोल्डर के अंदर, ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर से हमें निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल के देख सकते हैं अपनी फाइल, मतलब ओपन कर सकते हैं। तो ये सभी को पता होगा, जिसको नहीं आता उसको भी ये चीज़ तो पता होगी। ये पेंट हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, सब में ये ऑप्शन एक जैसे होते हैं। सेव और सेव वो भी ऐसे ही होता है। सेव करोगे डायरेक्ट आपका फाइल सेव हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट जो हमारी फाइल सेव होती है, अच्छा जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान रखना, हो सकता है वो चीज़ें आपको जो रैंडम टॉपिक्स पूछे जाए तो उनमें भी होगा। तो एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर हम सेशन को एक्टिवली सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो मे बी आप जो भी क्विक पिक्स में पूछे जाते हैं या हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हो सकता है आपको आंसर करने में इजी हेल्प करेगा, मतलब आपको आंसर इसी में से ही मिल जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट सेव करता हूँ तो हमारा एक ना इसमें डायरेक्ट जो फाइल होते हैं यहाँ पे जाती है, देखो डाउनलोड्स में नहीं जाएगा ये, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएगा डाउनलोड्स की जगह। वो तो दिखा रहा है मैंने कहाँ कहाँ पे फाइल सेव की हुई है। अगर आप केवल कंट्रोल S कर दोगे कोई भी न्यू वर्कबुक ओपन करके, तो ये आपका जाएगा C, फिर यूजर्स का नाम, आपका सिस्टम का नाम आएगा जो भी आपने डाला हुआ। मेरे में मेरा नाम आ रहा है मुकेश। उसके बाद आएगा /डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आपका वो फाइल सेव हो जाएगा। एड अ प्लेस ड्राइव वाला है, ये शेयर ड्राइव वगैरह का कोई प्लेस वहाँ पे ऐड करके आप डाल सकते हो। तो अभी ये टैबलू जैसा कुछ हो गया, जैसे हम उसको पब्लिश करते हैं सर्वर पे, तो ऐसे ही शेयर ड्राइव होता है, हमारे ऑफिस वगैरह में भी है, वहाँ पे फाइल्स वगैरह हम डालते हैं, तो ऐसे इसको भी हम शेयर ड्राइव पे डाल सकते हैं। ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आता है, बाकी इसमें हम सर्वर ऐड भी कर सकते हैं, वो दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे होता है। प्रिंट का सबको पता ही है, यहाँ से आप प्रिंट नेविगेशन कर सकते हो, बहुत डीपली इसके अंदर नहीं जाएंगे हम। फैक्स कर सकते हो, PDF कर सकते हो, सेंड टू नोट 2013, विंडोज ऐसा होता है किसी किसी के में ना केवल विंडोज ही सपोर्ट करता है, तो इसके लिए हमें बाय डिफॉल्ट, मेरा विंडो है एक्चुअली तो इसलिए दिखा रहा है, विंडो 10 है मेरा। आपका भी किसी का भी यही होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट यही दिखाएगा, लेकिन सब में चलेगा, ओपन करेगा। सेंड टू नोट 2013, ये देखना पड़ेगा क्या है, नॉट श्योर। प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन। तो ये आप देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये कह रहा है प्रिंट एक्टिव शीट, मतलब जो शीट खुली होगी अभी हमारी, ये उसको प्रिंट करेगा केवल। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, एंटायर वर्कबुक में जितनी शीट्स हमारी, सारी शीट्स को वो प्रिंट करेगा। प्रिंट सिलेक्शन, सिलेक्शन में अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसने ग्रेड आउट किया, मतलब इसने क्या कर रखा है, 2 सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ, तो ये उतने को ही प्रिंट करके निकालेगा। इग्नोर प्रिंट एरिया, क्योंकि मैंने यहाँ कोई फाइल वाइल वैसे ओपन नहीं करी है, तो इसलिए कह रहा है वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। ब्लैंक है नहीं, मैं इस वाले में करता हूँ, प्रिंट दिखाता हूँ तब दिखाएगा। देखो ये दिखा रहा है प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट, प्रिंट एंटायर, ये ग्रेड आउट आ रहा है, इसमें सेटिंग्स में लगा रखा होगा इसलिए नहीं दिखा रहा है ये। मतलब वो हम अपनी नई एक्सेल वर्कबुक बनाओगे या इसमें चेंजेस करोगे, तो आप अपने हिसाब से आपको पर्टिकुलर चार्ट को प्रिंट करना है या एक सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना है या पूरी वर्कबुक को या पूरी शीट को, वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये 1 2 3 मतलब पेज वाइज, जैसे अलग अलग शीट्स हैं या अलग अलग अपने कंटेंट्स होते हैं, तो पेज वाइज प्रिंट होता जाएगा। ओरिएंटेशन, तो ये तो पता ही है सबको, वर्ड में भी होता है, मतलब सब में ही होता है। अब ये जो है ये पोर्ट्रेट में आ रहा है, इसको हम लैंडस्केप में कर देंगे तो इस तरह से आएगा ये। मतलब एक तरह से हमने वर्टिकल था, मतलब कोई चीज़ खड़ी थी उसको हमने लिटा दिया, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ। और ये हमारा मार्जिन्स, मार्जिन्स का मतलब होता है ये देखो साइड में जो गैप आ रहा है ऊपर नीचे, ये सब हम कम कर सकते हैं। अभी जो नॉर्मल है ये वाला है, ऊपर वाला दिखा है इसमें 0.75,
बॉटम में इतना है, राइट में इतना है, ये वाला लोगे और ज्यादा, ये बीच में देखो और बीच में और श्रिंक हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ले लूंगा तो ये और ज्यादा, इसने ये और ज्यादा वाइड हो गया और बड़ा हो गया, और इसने और ज्यादा मार्जिन को कवर कर लिया, साइड में ज्यादा आ गया ये। पेज सेटअप आप कर सकते हो, वही वाला ऑप्शन है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, मार्जिन्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टिक करके यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके ये दिखा रहा है। हेडर फुटर की हमें जरूरत तब होती है जब कोई इनवॉइस वगैरह निकाल दे, तो पेज वाइज आपको उसमें कई सारे इनवॉइस निकालने हैं या इनवॉइस सीरियल नंबर देना, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसकी अभी इसमें हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका कोई यूज है नहीं। शेयर, शेयर का एक तो आपके में आउटलुक होगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आउटलुक पे जैसे हम लोग न्यू ईमेल क्लिक करते हैं, आई थिंक आउटलुक सभी यूज करते होंगे एक्सेप्ट टू सरफेस। आउटलुक यूज हो रहा है आपके कंपनी में? आउटलुक यूज हो रहा है आपकी कंपनी, मतलब आउटलुक यूज नहीं करते हो आप? नहीं। चलो आउटलुक अगर नहीं भी यूज करते तो मैं आपको कॉन्फ़िगर करा दूंगा सिस्टम में, आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो, काफी फायदा होगा उससे। बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं उसमें नॉर्मल जीमेल से। तो यहाँ से इनवाइट पीपल वो हम ड्राइव वगैरह पे शेयर करके कर सकते हैं, वही लोग देख पाएंगे जिनको हम इनवाइट करते हैं। तो वो जब टैबलू वगैरह में हम सर्वर वगैरह में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, शेयर ड्राइव क्या होती है, शेयर पॉइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो सब समझ में आएगा जब हम टैबलू में एडवांस लेवल पे जाएंगे। क्योंकि एक्सेल में हम लोग पर्सनली सिस्टम्स पे ये सब कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट, ये पीडीएफ वगैरह में क्रिएट करने के लिए है, एक्सपोर्ट करके देगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट, अब ये पीडीएफ में सेव कर देगा उसको, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को देखो जो इमेज में दिखा रहा था वही वाला। तो मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से, चेंज फाइल टाइप, आप यहाँ से फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना कुछ भी इनमें से आपको, और यही सब पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, यहाँ तक कि कॉल्स पे पूछे जाते हैं, जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं। ये हमारे एक्सेल के वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके फॉर्मेट में बता रहा है, ये डॉट एक्सएल एस एक्स में चाहिए, जो हमारा अभी करंट वर्जन चल रहा है ऑलरेडी 2013 में है। ये देखो 97 से 2003 तक जो होते थे उसमें डॉट एक्सएल एस होता था। इसमें हमें कब सेव करना पड़ता है, मान लो मुझे किसी क्लाइंट को डेटा भेजना है लेकिन उनके में जो एक्सेल है वो पुराना वाला है, तो अगर मैं नए फॉर्मेट का भेज दूंगा तो हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे सेव करने में या ओपन करने में। तो इस फॉर्मेट में करके देंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको भी हम भेज रहे हैं। ओपन डॉट स्प्रेडशीट बाइनरी वर्कबुक्स जो होती है ये एक्सेल फाइल ही होती है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये मैक्रो फाइल होती है, अगर हमने कोई मैक्रो कोडिंग की हुई है हमारे एक्सेल के अंदर ही वीबी कोडिंग होती है, मैक्रो कोडिंग, अगर हमने कोई भी कोडिंग वगैरह की है तो उसे हमें डॉट एक्सएल एस एम फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। अगर गलती से हमने एक्सएल एस या एक्सएल एस एक्स में सेव कर दिया तो वो उड़ जाएगा कोडिंग, वो एक्सेल फाइल बन जाएगी बस, तो आप उसमें मैक्रो जो भी होगा रन करोगे तो काम ही नहीं करेगा, फेल्ड हो जाएगा। क्लोज तो क्लोज ही कर देगा अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। कई बार क्या होता है हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिमाग लेते हैं, छेड़खानी करने लग जाते हैं। तो हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में, चेतन भाई अपनी ही टीम में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बंदा था वो गलती से क्या कर रहा था, साइन आउट कर दिया था। ये तो मेरा ऑफिस का है नहीं तो उसमें मैंने साइन इन किया नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे, कॉपीराइट वाला हमारा सबका इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। उसने क्या कर दिया था, साइन आउट कर दिया था। जो हमारे ऑफिस के सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी हमारे नाम से साइन इन हुआ होता है, वो सब आईटी वाले करके देते हैं। तो बंदे ने क्या करा था, गलती से साइन आउट कर दिया था, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एक्सेल ही नहीं खुल रहा था उसका। आईटी में बात करी, जब उसको काफी कुछ इशू उठाना पड़ा तब जाके उसका दोबारा से साइन इन हुआ किसी तरह, क्योंकि उसका यूजर पासवर्ड उसको पता ही नहीं था, नॉर्मल जो सिस्टम वाला था वो नहीं यूज होना था उसमें। ऑप्शन चैनल में देख लो अब क्या चीजें आती हैं, थोड़ा आप लोगों के ऊपर भी देख लेना। इसमें बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती है ना, अगर फॉन्ट अगर हम देखें कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये होता है, फॉन्ट साइज इतना होता है, नॉर्मल भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट यूजर नेम होता है, ये सब हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है, मैक्सिमम इटरेशन, ये फॉर्मूले की कुछ फीचर्स हैं। एक मिनट,
ये तो सबको पता ही होगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, हम कुछ भी गलत टाइप कर देते हैं आउटलुक में भी या इसमें एक्सेल में भी करोगे तो इसमें दिखा देता है स्पेलिंग गलत है उसको चेंज करने के लिए। तो ये कुछ भी नहीं है। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ये सब चेंज कर सकते हो आप लोग ट्राई करना, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर उसमें आप ट्राई करके देखना, अगर आप अपर केस में कोई चीज़ कर रहे हो और फिर उसमें फॉर्मूला लगा रहे हो वी लुकअप या कुछ भी लगा रहे हो तो वो उसको ले रहेगी नहीं। मान लो वी लुकअप लगा रहे हैं और सोर्स डेटा में हमारे पास मुकेश लिखा हुआ है या कोई भी किसी का नाम लिखा हुआ, मान लो मनस लिखा हुआ है, उसमें मनस कैपिटल में है और जो हमारे पास जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वहाँ पे वो दिया हुआ है स्मॉल में। तो अगर हम ये चीज़ इग्नोर कर रखें तो वो काम करेगा, लेकिन अगर ये इग्नोर हटा दोगे तो वो एग्जैक्ट मांगेगा कि उसमें भी कैप्स में है तो आपके पास भी कैप्स में होना चाहिए जहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। यार ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है किसी के, अपर केस तो पता है ना, कैप्स लॉक ऑन करके हम टाइप करते हैं वो अपर केस होता है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ तब समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे है 4 बंदों के हम नाम लिख लेते हैं, मुकेश, मनस, अनूप, सरफराज, चेतन, और एक और शीट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ डेटा ले लेते हैं, और इनको मैं कर देता हूँ अपर केस में। ये सब बताएंगे हम अपर लोअर केस का, बहुत लोगों को आता भी होगा, आप में से बहुत लोगों को नहीं आता होगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी प्लस। अब ये हमारा सोर्स डेटा है, यहाँ पे मान लो सबका स्कोर लिखा हुआ है, मान लो मैथ्स का, तो हम लोग मैथ्स खेलते हैं, या हमारे कोई भी सब्जेक्ट का स्कोर हो गया, मान लो ये हो गया नेम, ठीक है। स्कोर, स्कोर हमारा आएगा, मैं रैंड बिटवीन लगा देता हूँ फटाफट हो जाएगा। 50 से 90 कर देते हैं, 5 से 7 कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्लिक ओके टू, कॉमा नहीं करना था, मैं माइनस कर दिया। अभी देखो जितनी बार भी हम करेंगे ना, ये रैंड बिटवीन एक रैंडमली नंबर्स उठाने के लिए फॉर्मूला होता है, ये रिफ्रेश होता रहेगा। कहीं भी एक्सेल पे कुछ भी करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये देखना नंबर चेंज हो जाएंगे, ये एक्चुअली रिफ्रेश होते रहते हैं। ये हटेंगे कैसे वो दिखा देता हूँ। इनको मैं फॉर्मूला ही हटा दे रहा हूँ, मैं वैल्यू पेस्ट कर दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स डेटा है वहाँ पे नाम है सबका कैपिटल लॉक में, अपर केस में, और जो ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर होता है। एक लोअर केस होता है उसमें सारा का सारा स्मॉल में होगा, इसको प्रॉपर बोलते हैं। मतलब हमारे लेटर जो होते हैं फर्स्ट वाले किसी भी वर्ड के, वो कैपिटल में होते हैं तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो वो काम करेगा, लेकिन हम हटा देंगे तब देखते हैं करता है कि नहीं। फॉर्मूलाज किसमें था यार, अपन केस वाला, ये मैंने लगा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये ली, टेबल एरे मांग रहे हैं, मतलब सोर्स डेटा से लेना है हमें। तो मैं काम करता हूँ, ये कर दिया हमने। कॉलम नंबर मतलब जो हमारा वैल्यू दूसरे कॉलम में है, उसके बाद जीरो डालना होता है हमें, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देता है वो। इसने ले लिया, और अगर हम इसको हम स्मॉल में ही कर दें तो
तब भी ले रहा है गाइज, ये ले रहा है, देखना पड़ेगा क्या है, क्यों क्यों ले रहा है ये। और एक बार इसको हम अगर हटा के देखते हैं तो प्रूफिंग व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग मार्क्स इन ऑफिस प्रोग्राम। नहीं है, ये काम करेगा, ये केवल करेक्शन के लिए ही काम करेगा। आप चेंजेस करोगे तो इसके लिए ही काम करेगा। contain numbers, intents, flag repeated words। ये करेक्शन के लिए ही काम करेगा, मतलब आपका जो भी करेक्ट करो, मान लो संडे लिखा है SUNDAY की जगह आपने SANDAY लिखा है और आपने स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में, तो उसको प्रॉपर में करके दे देगा। यहाँ पे भी आता है। ये देखो गाइस, ये कंसीडर कर रहा है इसको। अगर इसको अपर में कर दूंगा तभी मैंने इसको लोअर में करा है, ये एकदम सही करके दे रहा है इसको। मैं चेंज कर दूँ, यू आर गुड टू गो। तो उसमें इतना ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या है, फ्रेंच मॉडल, ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर के। ये कुछ चीज़ें हमारी कवर करेंगे क्विक पिक्स में, तो मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप लोगों को पहले से पता लग जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें लोगों को नॉर्मली पता होती है। ये उसके लिए आप कोई भी चीज़ एंटर करते हो तो डाउन में जाएगा या राइट में जाएगा, तो हम कुछ भी लिख के एंटर करते हैं तो नीचे जाता है, नेक्स्ट रो पे जाता है। कस्टमाइज रिबन, ये जब हम इसमें पावर पिवट वगैरह बनाएंगे या VBA से रिलेटेड, थोड़ा बहुत मैक्रो का भी आइडिया दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट चीज़ों पे जाएंगे। कोडिंग वोडिंग में इतना घुसना नहीं है अभी हमें फिलहाल इसमें। क्विक एक्सेस टूल बार, ये वो है सारे के सारे जो हमारा ऊपर टास्क बार में दिखाता है। तो अभी इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट सेंटर, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपको कोई मैक्रो वाली फाइल दे दी गई है। मतलब ऐसा होता है कि हमें मैक्रो नहीं आता, लेकिन मैक्रो वाली फाइल पे बता दिया जाता है आप ऐसे ऐसे डेटा डाल के रन करोगे तो आपका वो काम हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि वो हमारा चलता नहीं है। तो एक तो आपको उसमें ट्रस्ट सेंटर में जाके ट्रस्ट सेटिंग में जाके, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक तो ये सही करना होगा आपको, ऐड अ न्यू लोकेशन। तो कई बार क्या होगा ना, जो बंदे ने भेजा है, अब ये जैसे ये लोकेशन ही गलत आ रहा है, आप अपने डेस्कटॉप का लोकेशन दोगे, यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दोगे, मतलब मान लो ये हो जाएगा C या D या C हो जाएगा प्रोग्राम फाइल्स। मैं यहाँ से कोई भी पाथ उठा लेता हूँ, उसका डाल दूंगा। प्रॉपर्टी लेते हैं हम किसी की, ये देखो डेस्कटॉप पे डाल दो, डेस्कटॉप पे डालना चाहते हो किसी फोल्डर में डालना चाहते हो फोल्डर में डाल दो। ये पाथ चेंज कर दोगे आप, और फिर सेव करके फिर उसको फाइल को बंद करोगे, जो भी मैक्रो वाली फाइल मिली होगी, तब वो आपका काम करेगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें चेंज, क्योंकि अभी मेरे इसमें कुछ ऐसा काम है नहीं। वो जो मैं पाथ ढूंढ रहा था वो आप यहाँ से ब्राउज करके भी ला सकते हो। यहाँ पे अपना फोल्डर वोल्डर खोल के कुछ भी, मान लो मुझे इस फोल्डर के अंदर लोकेट करनी है वो फाइल, इस फोल्डर के अंदर G ड्राइव के अंदर, ओके कर दूंगा। तो ये दिखा रहा है G एडमिन कंट्रोलर, इसके यहाँ पे सेव होगा। तो अब कोई भी मैक्रो फाइल आप ओपन करोगे, सेव करोगे, इस लोकेशन में जाएगा, ट्रस्ट मतलब उसका ट्रस्ट सेंटर यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोकेट होगा। और उसके बाद अब जब उसको क्लोज करके ओपन करोगे फाइल को, तो आपका मैक्रो सक्सेसफुली चलेगा। बाकी हेलो। ज़्यादा हाँ। डीप, हेलो। बोलो भाई बोलो बोलो। अरे भाई मैक्रो का समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही शुरू से समझा। अच्छा, मैक्रो का मैं बता रहा हूँ, मान लो तुम्हें मैक्रो का पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं पता होता क्या, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
कि आपको कोई भी ना मैक्रो वाली कोई मैक्रो टूल दे दिया किसी ने। मान लो ये जो मैंने खोला हुआ है, कौन सा था ये वाला, ये मान लो मैक्रो टूल है कोई, ठीक है, ये मतलब मैक्रो। एक बार स्टार्टिंग से ये बता, ये तो चल फंक्शन है उसका कैसे यूज करना है, मतलब ये बता यूज क्यों होता है, किस फंक्शन के लिए यूज होता है ये। बता रहा हूँ। मान लो ये सारा का सारा फॉर्मूला से है यहाँ पे, ठीक है। ये सॉरी, ये कि सारा का सारा फॉर्मूला से आया है। अब ये मान लो टूल है और यहाँ पे बटन भी दे देता हूँ मैं। मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा कस्टमाइज रिबन में जाके। अच्छा है, गुड क्वेश्चन, गुड टू। एक्चुअली ये मैक्रो के लिए ना, मतलब ये सब मैं बाद में बताऊँ क्योंकि अभी इसी वजह से कंफ्यूज हूँ, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। डेवलपर में मैं जाके ना एक मैक्रो का बटन बना देता हूँ ऐसे ही, डमी बटन, मतलब ये मैक्रो नहीं है। मान लो ये कोई ऑलरेडी ना मैक्रो की बनी बनाई फाइल है हमारे पास पड़ी हुई है, और ऐसे बटन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे एक, इसमें कोई रॉ शीट दी होगी, रॉ शीट मतलब जहाँ पे केवल हमें डेटा कॉपी पेस्ट करना है। डेटा कॉपी पेस्ट करो, और यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रखा। अभी तो ऐसे फॉर्मूले से निकाले थे इसमें, मान लो फॉर्मूला भी नहीं लगा हुआ उसमें वीबी के अंदर, फिर क्या होगा, करेगा फास्ट काम करेगा और 100% एक्यूरेट होगा। तो आपको क्या करना है कि बस अपना कहीं से भी डेटा वाटा जो भी कंपनी देती है रॉ डेटा कॉपी पेस्ट करोगे। मान लो ये पूरा का पूरा रॉ डेटा है, रॉ डेटा ये समझ में नहीं आ रहा है ये, मान लो ये तुमने कहीं से ईमेल से या कोई भी डेटा कलेक्ट करके अलग अलग आ रहा होगा, ये इनका डिस्क्रिप्शन मुझे दिया हुआ है, मेडिकल का हमारे पास डेटा होगा, स्कूल सप्लाईज, तो ये डेटा पेस्ट कर, मतलब कॉपी पेस्ट तो समझते हो ना। तो यहाँ पे हमने डेटा पेस्ट कर दिया कोई भी, और उसके बाद हम अपने मैक्रो वाली शीट में गए, ये ब्लैंक है पूरा मान लो, बस यहाँ पे हेडर्स हेडर्स आ रहे हैं। तो अब जब हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप सारा का सारा यहाँ तुरंत रन करके दे देगा, मतलब मैनुअली हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये टेम्पलेट भी बना बनाया है, इसमें वैसे भी अगर डेटा चेंज करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, वो उसके हिसाब से ले ले, लेकिन मैं मैक्रो पर्पज से समझा रहा था। और उसके थ्रू इतना छोटा काम दिया तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला है कि इसमें ना सारा डेटा कंसोलिडेट करो, और यहाँ पे मैक्रो बटन बना रखा है वही वाला, कोई भी उसमें क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग शीट में दे देगा। चिल्ड्रन का अलग से कोई शीट बन जाएगा, एंटरटेनमेंट का अलग से शीट बन जाएगा, और ऐसे ही पूरा डेटा शो करेगा। तो वो ऑटोमेटिक बटन रन करके उसको बना के दे देगा। तो जो मैं बता रहा था ना कि ये जो हम काम करते हैं इनमें क्या होता है, कभी कभी जो हमारे पास मैक्रो फाइल आती है तो वो रन नहीं होती, फेल हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे ना ये हमारा ट्रस्ट लोकेशन जो होता है वो गलत हुआ होता है। तो हम यहाँ पे जाके चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे तुम्हें मैक्रो नहीं समझना, बस ये समझना है कि फाइल की जो लोकेशन होती है, नॉट अ फाइल, फाइल का एक ट्रस्ट लोकेशन होता है, मतलब मैक्रो जो होता है ना उसको एक ट्रस्ट सेंटर इंटरनल एक इसका टर्म होता है, वो हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पे वो लोकेशन ऐड करके अपने डेस्कटॉप का लोकेशन डाल दोगे, वहां पे सेव कर दोगे ये फाइल, तो उसके बाद ये रन होने लग जाएगी। मतलब एक फेलियर होता है, उसको फेलियर को तोड़ने के लिए ये, और कुछ भी नहीं। ठीक है नु भाई। बाकी कोई भी मैक्रो वाली फाइल दिखाऊंगा ना किसी में, अभी मेरे पास मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहता। कोई मैक्रो फाइल सही हम बनाएंगे छोटा मोटा कोडिंग। हेलो मुकेश। हाँ हाँ बोलो भाई। सही बताऊं भाई, सही बताऊं बेसिकली मुझे अभी भी इसका पर्पस समझ नहीं आया कि वाई वी आर यूजिंग दिस मैक्रो, फॉर मैक्रो विच भूल जाओ, मैं तो पर्पस। यार ये फाइल तो उसमें आ गया था, तो मैं इसलिए बता रहा था। तो ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है अपने नोट करके रखो, ठीक है। तो जब हम उस पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे आएंगे तो मैक्रो का फिर तुम्हें समझ में आएगा। बाकी का समझ में आया, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सब तो समझ में आया होगा ना।
हाँ तो वो इसको सब तो कंसीडर मत करो, क्योंकि मैक्रो एक्चुअली तुम्हारे लिए एक्सेल भी बिल्कुल नया है। इवन ये आई थिंक मनस ये लोग भी मैक्रो फाइल कभी ना कभी ये लोग रन करते होंगे, चेतन वर्तन करते रहते हैं, तो हम सबको पता है, तो इसलिए आपको ये एकदम नया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा जब मैक्रो पे हम आइडिया डिस्कशन करेंगे ना, तब समझाऊंगा, तब देख लेना। बाकी चीजें तो आ गई ना समझ में। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल क्या होता है, सेव एज लैंग्वेज का है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो इसकी है हमारी ये होती है, मतलब ये फीचर्स बता रहा है कि इसमें जो हमारे फीचर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये होते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ। जनरल में गया, ये देख रहे हो इंक्लूड हाउ मेनी शीट्स, 3 है। अगर इसको 1 कर दोगे ना, तो जब भी कोई एक्सेल का नया एप्लीकेशन खोलोगे, तो उस नई वर्कबुक खोलोगे, तो उसमें जितना हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा वही दिखेगा। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कहीं पे। इसमें जाके होता है ये जनरल में, इंक्लूड हाउ मेनी सीट्स, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट ये होता है, बॉडी फॉन्ट ये मैंने बताया था वैसे अभी। तो मैक्रो का गाइस इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। मैक्रो का नहीं मतलब ट्रस्ट सेंटर का जो बता रहा था वो। फाइल में हमने बेसिक चीजें देख ली जो हमें गुड टू नो होता है, कंपलसरी नहीं है, बाकी आप काम करोगे तो धीरे धीरे खुद ही आइडिया हो जाता है। अच्छा, फाइल ऑप्शन पे ये देखो, ये क्योंकि मैंने इसमें डेवलपर टैब ऐड कर दिया ना, तो ये विजुअल दिखा रहा है, तो इसको मैं देखने के बजाय होम पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका डेटा कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट पे हम काम करते हैं। दूसरी शीट पे ले आ रहा हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा तो क्या हुआ, इसका फॉर्मेट अलग है, मतलब इसका देखो विड्थ अलग है, इसका विड्थ मतलब ये सेम उसी फॉर्मेट पे पेस्ट नहीं करता ये, बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है ये। इसने क्या लिया था, ये लिया था, मैंने उसको चेंज करा विड्थ ये लिया था, मतलब इसने उसी सेल में ही पेस्ट कर दिया, सेल को छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करा, मैंने केवल कंट्रोल भी करा था। तो अब हम इसी पे काम करेंगे, बात करेंगे क्या कैसे होता है। पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है कि हमें कॉपी करके कोई भी चीज उसका डुप्लीकेट बनाना है ना। तो पेस्ट कई तरह का होता है। एक तो मैंने अगर सिंपल कंट्रोल सी किया, मतलब कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल सी करना होता है, बाकी हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो जब आप कंट्रोल सी करोगे तभी ये पूरा का पूरा इनेबल दिखाएगा, क्योंकि तभी ये काम करेगा। तो अब ये देखो क्या क्या, ये सिंपल पेस्ट के लिए कह रहा है, मतलब मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, इस पे करा मैंने क्लिक नहीं करा, बस उस पे मैंने माउस रखा तो इसने पेस्ट कर दिया। और देखो इसने पेस्ट क्या करा है, इसने केवल जो वैल्यू थी जैसी की जैसी थी वैसे के वैसा इसने पेस्ट कर दिया। ना इसने विड्थ को चेंज करा, ना इसने किसी भी सेल को एडजस्ट करा, यहाँ से बस वैल्यू उठा के पेस्ट कर दिया उतने ही सेल में। अब क्योंकि ये टेक्स्ट बड़ा है तो ये ओवरराइट हो रहा है इस वाले सेल पे और दूसरे सेल पे भी जा रहा है, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये है हमारा J3 के अंदर ही, मतलब ये उस सेल में नहीं है इसी सेल में, पर ये ओवरराइट कर रहा है क्योंकि टेक्स्ट की हमारी लेंथ ज्यादा है इस सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो सिंपल पेस्ट हो गया, इसको हम कंट्रोल वी करके भी कर सकते थे, वही चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, इसमें ये कंट्रोल वी वाला ही है ये। तो अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे और चीजें करके दिखानी है। अनडू कर देता हूँ एक, कंट्रोल से मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सेलेक्ट करके। अब ये आ रहा है यार, ये एक्चुअली ब्लैक स्पॉट आ रहा है ना मेरे में, दिख रहा है ये लिखा हुआ, क्या दिख रहा है किसी को, फॉर्मूला है ये क्या करेगा, केवल फॉर्मूले को पेस्ट करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, छोटा करता हूँ तब दिखाएगा। अब समझ में आया, मेरे लैपटॉप पे ब्लैक स्पॉट हो रखा है ना, उतनी जगह दिख नहीं रहा था। ये केवल फॉर्मूला को पेस्ट कर देगा वैल्यू के साथ, उसका फॉर्मेट नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू, अब करता हूँ इसको, मैंने कंट्रोल सी करा,
तो ये क्या दे रहा है वो, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट कन्वर्ट टू नंबर। इसमें समझ में आया किसी को क्या हो रहा है? ये केवल वैल्यू को पेस्ट कर रहा है, ना ही ये फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर रहा है, ना ही ये उसके बैकग्राउंड को पेस्ट कर रहा है। कंट्रोल सी, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये केवल उसके वैल्यू को पेस्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ दोबारा से। ये फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग दोनों को ले जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने जीरो ये जो पेस्ट करा था यहाँ पे, जब जीरो जीरो लिखा था और यहाँ पे पेस्ट करा था, फिर से लिख देता हूँ। मैंने इस बार टेक्स्ट लिख दिया है। ये केवल वैल्यू दे रहा है। ये इसकी नंबर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को भी ले जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह नंबर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है तो ये देख रहे हो यहाँ पे इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, ये भी मैं करवाऊंगा आप लोगों से, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा अगर जिसको भी नहीं आ रहा होगा। कॉपी सी, मैंने कंट्रोल सी करा और यहाँ पे मैं इसको कर्सर रखता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के लिए करता हूँ। देखो इसने क्या करा, मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का पैटर्न भी ले रहा है। मतलब ये अभी क्या है, ये नंबर है, तो इसने वैल्यू तो लिया ही लिया। वैल्यू का मतलब एक दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये एक दिख रहा है। लेकिन ये एक जो है ये टेक्स्ट भी हो सकता है। पता ना टेक्स्ट कैसे होता है? किसी को डाउट हो तो पूछो। ये एक नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। कोई आंसर करेगा कैसे गाइस? यस कैसे बताओ, टेक्स्ट कैसे हो गए? सर इसको टेक्स्ट क्या आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। इसको फॉर्मेट करके टेक्स्ट में कर सकता हूँ कन्वर्ट। करके भी दूसरा, ये मैंने ना ऐसे करा था, बाकी एरर आ जाता है इसमें। लेकिन हम एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमा करके वन लिख दूंगा ना, ये टेक्स्ट हो जाएगा। दूसरा दूसरा हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका कंट्रोल फंक्शन वाला वन दबाया मैंने। यहाँ से भी हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट होता है, नंबर राइट में होता है। तो अभी जब हमने पेस्ट करा था तो ये टेक्स्ट में ही नंबर के वैल्यू में ही हुआ था। मैं एक काम करता हूँ, ये रहा, कॉपी किया, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। फर्स्ट वाला सॉरी, सेकंड वाला। दोनों का सेम ही काम है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मुझे वैल्यू को ले रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग जिसमें है, नंबर में है तो नंबर में ले रहा है। बस ये साथ में क्या नहीं ले रहा है, ये बैकग्राउंड नहीं ले रहा है उसका। उसका मतलब फॉर्मेट पैटर्न कलर का और ये फॉन्ट वॉन्ट का, इन सब चीज़ों का नहीं ले रहा है। बाकी वैल्यू को ये उठा रहा है, और जो उसका वैल्यू का पैटर्न है, अगर वो नंबर है तो नंबर में ही ले रहा है, टेक्स्ट में तो है टेक्स्ट में ही ले रहा है। मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है। ये कलर पैटर्न उठाने के लिए होता है। ये देख रहे हो यहाँ पे ब्रश बना हुआ आ रहा है, ये कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब हमें सोर्स का फॉर्मेटिंग भी चाहिए, कलर जो बैकग्राउंड ये सब आ रहा है वो भी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये वैल्यू को तो पेस्ट कर ही रहा है, साथ में इसका बैकग्राउंड वाला फॉर्मेटिंग भी ले रहा है पूरा। देखो अब एक और ऑप्शन देखते हैं।
ये ना सारे ट्राई करना एक एक करके, तब समझ में आएगा क्यों और कैसे काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सेल का ले लेना है, कोई भी बनाना है चार्ट उठा लेना। ये कह रहा है नो बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर्स नहीं लेगा। अगर मैं इसमें बॉर्डर्स बना देता हूँ, इसमें नहीं बनता क्योंकि ये चार्ट जो है ना इसमें कुछ, हाँ बन तो गया, ठीक है। कंट्रोल सी किया, क्यों नहीं होगा। देखो वैल्यू आ गई, बैकग्राउंड के साथ आ गई सब कुछ, लेकिन बॉर्डर नहीं आया इसमें, तो ये नो बॉर्डर ऐसे ही। अब बड़ा कर देता हूँ क्योंकि स्पॉट जहाँ पे था वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, वो नहीं दिख रहा था बस। अरे यार फिर से नहीं दिख रहा। ये कह रहा है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अब ये क्या करेगा, ये विड्थ के साथ भी ले रहा है, मतलब जितनी चीजें आ रही ना, हमारा वैल्यू तो लेगा ही लेगा, उसके साथ वो चीज भी देगा जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। ये कॉलम विड्थ भी ले रहा है। ये क्या करेगा, ट्रांसपोज कर देगा। ट्रांसपोज पता है किसी को? मानस भाई, ट्रांसपोज पता है आपको क्या होता है? चेतन भाई आपको? हाँ, जैसे अभी ये जो वैल्यू एच, ये जो टेबल बनी है, ये वर्टिकल वे में बनी है, ठीक है। इसको अगर मुझे हॉरिजेंटल मतलब रॉ में, मैं मुझे कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करना है कि डेटा इसका रॉ में आए, तो वो ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है अनु भाई, समझ में आ रहा है ना आपको? ये तो समझ में आ रहा है ना, पूछ लेना जो भी डाउट। ये तो बेसिक्स है, मतलब पेस्ट का अलग अलग बता रहा था कितने तरह से पेस्ट होती है वैल्यू। ये क्या कर रहा है, जितनी चीजें हैं पेस्ट तो कर ही रहा है, साथ में किसी में कह रहा है कि मैं केवल बॉर्डर को पेस्ट नहीं करने दूंगा, किसी में कह रहा है कि मुकेश भाई, width इसको सी कॉलम में ही पेस्ट करो नीचे। अच्छा सी कॉलम में नीचे, ठीक है मैं यहाँ करने जा रहा हाँ, था यहाँ राइट। पे देख। तो ट्रांसपोज, एक मिनट यार, देखो ये तो था कि विड्थ के साथ ले रहा था। अभी जब मैंने ये क्लिक करा था तो जहाँ पे ये पेस्ट हो रहा था, तो जितनी चौड़ाई आ रही है इसकी सेल्स की, तो ये सेल्स की विड्थ भी ले रहा था। ये कह रहा है ट्रांसपोज। नीचे देखो क्या हुआ, ये जो कॉलम था, कॉलम की जगह ये रॉ बन गया, मतलब डेटा देखो एंटरटेनमेंट। अरे एक मिनट बड़ा कर देता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ। चिल्ड्रन, एंटरटेनमेंट, फूड। इसने क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया। मतलब ट्रांसपोज का मतलब यही होता है वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल। अगर मैं अब इसको ट्रांसपोज करूं तो ये देखो कॉलम में हो जाएगा। अच्छा पहले मुझे कहीं पे कर्सर रखना पड़ेगा ना। ये फंक्शन के थ्रू भी होता है ट्रांसपोज, वो भी हम सब करेंगे आगे। क्लिक नहीं हुआ क्या? देखा, मतलब वाइस वर्सा हो गया। अगर आप कॉलम को ट्रांसपोज करोगे तो रॉ उसमें आ जाएगा, मतलब वर्टिकल हॉरिजेंटल हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल होता है जो रॉ के स्पेस में आ रहा है, और अगर हॉरिजेंटल को करोगे अगर आप ट्रांसपोज तो वो वर्टिकल में हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोज बेस स्पेशल में कैसे कैसे काम करता है। अब पेस्ट वैल्यूज, ये कह रहा है केवल वैल्यू पेस्ट करेगा। अब ये आप लोग ट्राई करना, हम इस पे देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ये कह रहा है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। वैल्यू तो लेगा लेगा, नंबर का जो भी फॉर्मेट है, मतलब अगर हम कहीं से डेटा ले रहे हैं परसेंटेज में है या नंबर का उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है डॉलर्स में से, तो वो साथ में वो भी लेगा। ये वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब यहाँ पे एक एक करके चीजें आ रही थी ना, यहाँ दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये सोर्स फॉर्मेटिंग भी ले रहा है। नीचे देखो यहाँ पे इस वाले में केवल वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग ले रहा है। नंबर फॉर्मेटिंग वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी वो टेक्स्ट को कंसीडर कर रहा है कि उसके अंदर नंबर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू वैल्यू में कुछ भी आ गया। नंबर फॉर्मेटिंग, अगर नंबर की कोई फॉर्मेटिंग है उसमें, किसी तरह से आपने अलग से फॉर्मेट करा है, डेसिमल में करा हुआ है या डॉलर साइन में करा है या आपने साइंटिफिक साइन में करा है या परसेंटेज में, तो वो भी लेगा यहाँ पे साथ में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं इस तरह का, तो केवल वैल्यू दिखा रहा है वो। ये कह रहा है व्यू वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग भी ले रहा है। इसके बाद ये अदर पे स्पेशल ऑप्शन फॉर्मेटिंग। ये देख लो केवल ये फॉर्मेटिंग ले रहा है। अगर हमें केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है कहीं पे, फिर उसके अंदर डेटा रखना है या डेटा हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ उसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो हम ये कर सकते हैं। केवल उसका फॉर्मेट ले रहा है। ये कह रहा है पेस्ट
लिंक, लिंक पे भी वही कर रहा है, ये वैल्यू को पेस्ट कर रहा है। एक इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा ये, पिक्चर लिंक्ड, पिक्चर अनलिंक्ड। मतलब कि एक तो हो गया केवल पिक्चर पेस्ट करेगा, दोनों करके दिखाता हूँ, दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये पिक्चर बन गया, ये पीपीटी वगैरह हम बनाते हैं या हमें एक्सेल में दिखाना होता है ना, कोई छेड़ ना पाए, चेंज ना कर पाए कि कहाँ से इसमें डाले कुछ, उसके लिए होता है। मतलब ये जितने वैल्यू को आपने कॉपी किया है उसको एक पिक्चर की तरह पेस्ट करेगा ये देखो पिक्चर बन गया, ये इमेज हम जैसे कॉपी करके कहीं पे डालते हैं वो बन गया ये। क्या होगा? स्पेशल, ये लिंक्ड पिक्चर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, कोई आइडिया दे सकता है? ये इसी डेटा का पिक्चर बना के दे रहा है, यहाँ पे ये वाला अनलिंक्ड है, ये लिंक्ड है, मतलब ये वाला इससे लिंक नहीं हुआ है, केवल इसका कॉपी बना के दे दिया फोटो में, ये वाला इससे लिंक है, मैंने हिंट दे दिया है। अब बता दो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, कोई आइडिया? Yes. Yeah. हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक पिक्चर में और एक है लिंक पिक्चर, ओके। अगर डेटा में कुछ भी चेंज करता हूँ तो लिंक पिक्चर में ऑटोमेटिक वो चेंज होगा। एग्जैक्टली मतलब लिंक वाले में क्या करेगा, अगर आप डेटा में कुछ चेंज करो तो इमेज में चेंज कर देगा। मान लो हमें चिल्ड्रन की वजह मैंने CD लिख दिया, तो ये देखो ये वाला भी लिंक हो रखा था जो इसमें आ रहा था, केवल वैल्यू में दे रहा था, इसमें भी लिंक अनलिंक आ रहा था ना, तो ये देखो इसमें भी चेंज कर दिया, ये वैल्यू दे रहा था, और ये वाला जो है ये भी चेंज इमेज में, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। लिंक अनलिंक पे ही, लिंक का मतलब ये लिंक हो रखा है, कुछ भी चेंज करोगे तो इमेज में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने ई कर दिया, चेंज हो गया, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस है। तो ये हमारा पेज स्पेशल हो गया। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। ये हमारा पेज स्पेशल हो गया। फॉर्मेट पेंटर वही है, मैंने ये कॉपी करा है, और मान लो हमारे पास ये वाला डेटा है, इसको मुझे फॉर्मेट करना है, तो कुछ नहीं करूँगा मैं। कॉपी का तो पता ही है सबको क्या है, कॉपी एज अ पिक्चर, ये ऐसे पिक्चर कॉपी करने के लिए है, ये आप लोग ट्राई करना अपने आप, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर, सॉरी, इसको सेलेक्ट करा मैंने और फॉर्मेट, अरे देखो इसने उस वाले का फॉर्मेट ले लिया, इसको कॉपी करा मैंने और फॉर्मेट पेंटर पे करा क्लिक, और देखो ब्रश, देखो जहां जहां मैं माउस ले जा रहा हूँ साथ में जा रहा है, तो मैंने क्या करा, इतनी जगह ऐसे क्लिक करके मैंने वो कर दिया, क्या करा इसने, यहाँ का जो फॉर्मेट है फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, मतलब वैल्यू जो यहाँ पे थी पहले से वो वही है, बस इसने मैंने जो फॉर्मेट कहीं से कॉपी करता उसको पेस्ट कर दिया, जो ब्रश बना हुआ आ रहा था। ये आप सबको पता ही है क्या क्या होता है, फॉन्ट चेंज करने के लिए होता है, साइज चेंज करने के लिए होता है, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए होता है, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स आपको ट्राई करना, बाकी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो बॉर्डर्स में बहुत एडवांस चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये सिंपल बॉर्डर्स में होता है, ऊपर लाइन करने के लिए, नीचे लाइन करने के लिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब मान लो मुझे इसके चारों साइड में बॉर्डर चाहिए, ये मुझे यहाँ बॉर्डर चाहिए, ऐसे बॉर्डर बन गया ये, मतलब बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हो बहुत तरह से। तो इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कुछ भी करके ना उसमें बॉर्डर को पूरा ट्राई करना, क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। इसमें हम डबल डबल लाइन भी बना सकते हैं, ड्रॉप बॉर्डर कर सकते हैं, लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कौन सा चाहिए, मैनुअली भी आप जैसे पेंसिल बन गया है तो उसको ड्रैग वगैरह करके। ये बहुत डैशबोर्ड या कुछ भी हम बनाते हैं टेबल, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए होता है, तो मैंने बस एक करके दिखा दिया है, बाकी आपको करके देखना है कैसे, ठीक है गाइस। आप लोग देखते हो ना जैसे टेबल्स बहुत अच्छी अच्छी बनी, ऊपर थोड़ा लाइन होता है, फिर हल्का सा कलर होता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स भी नहीं होते, जैसे ये वाला जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है उसमें टेम्पलेट। ये बॉर्डर्स हो गया हमारे, ये कलर्स हो गया, कलर्स ये बैकग्राउंड वाला कलर चेंज करने के लिए होता है, ये फॉन्ट चेंज करने के लिए होता है, फॉन्ट का कलर अगर मैं बॉर्डर कलर हटा दूँ, ये रेड हो गया, बैकग्राउंड येलो हो गया, बाकी आप चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो मतलब यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो क्लिक करके, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है,
ये आपका टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट जो होते हैं ना, इसको मैं ऐसे टॉप पे कर दूंगा तो ऊपर हो गया, थोड़ा सा बीच में कर दिया तो बीच में है, ये बाय डिफॉल्ट बीच में ही था, ये नीचे चला गया। और ये लेफ्ट राइट का और मिडल का, ये ऊपर नीचे के लिए था इसमें, ये लेफ्ट राइट और मिड के लिए, ये लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में ऑलरेडी होता है बाय डिफॉल्ट, मिड में हो गया, और ये राइट अलाइनमेंट हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी ये एंगल्स चेंज करने के लिए होते हैं। ये भी आपने देखा होगा किसी न किसी डैशबोर्ड्स में, या कुछ भी आपने कोई टेम्पलेट देखा होगा, कहीं ना कहीं ये यूज हुआ होता है, पर वो ये बहुत रेयरली यूज होता है, ये एक्सेस वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। बाकी ये इंडेंट्स कम ज़्यादा करने के लिए होता है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इंडेंट्स क्या होता है, जो हमने लिखा हुआ है वो कितने स्पेस से चालू रहा। अभी अगर आप देखोगे पेट्स लिखा हुआ है या सेविंग्स लिखा है, तो एस के पहले थोड़ा सा स्पेस है इसमें, जो बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब वो हमने नहीं दिया है। तो जो बाय डिफॉल्ट वाला स्पेस होता है उसको इंडेंट बोलते हैं। ये वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के सभी एप्लीकेशन में होता है। इसको अगर मैं राइट कर दूंगा तो ये इंडेंट चेंज हो गया। बाकी इसमें ना मैनुअली चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, ये फॉर्मेटिंग वगैरह से, फाइल वाइल से, तो वो भी हम देखेंगे, उसमें अपने हिसाब से कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन दिखा रहा है, ये मैं करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा है जितना आप ज्यादा करोगे। और भी इसके तरीके हैं, शॉर्टकट कीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा है इसको कवर करना। ये कह रहा है रैप टेक्स्ट। अब जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ये आ नहीं रहा इसमें, तो मैंने क्या करा, इसने क्या करा, विड्थ को चेंज नहीं करा, उसके हाइट को चेंज कर दिया, मतलब इसने उसी सेल के विड्थ के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया। अगर मैं, जैसे ये वाला ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने कहा रैप टेक्स्ट, इसको, ये भी ज्यादा बाहर आ रहा है, मैंने कई बार देखा होगा ना, ऐसे बना रहता है, तो ऐसे ही बनता है, मतलब जो टेक्स्ट है विड्थ सेम ही रहती है, और उसकी हाइट देखोगे तो ज्यादा कम होती है। कोई भी, मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर हमने कुछ लिखा है और वो ज्यादा है, इस तरह से होते हैं हमारे डैशबोर्ड्स। मतलब ऊपर कुछ भी दिया हुआ, उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अलग से हाइट बढ़ा दिया, या उसकी विड्थ बढ़ा दी, या उसका कलर चेंज कर दिया, कुछ भी कर देते हैं। ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग में यूज होता है। बोल्ड कर दिया, और इसको मैं डार्क थिक बॉर्डर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हो गया ये, और इसके अंदर हमने वैसे कर दिया लाइन वाला बॉर्डर। ओके, मर्ज एंड सेंटर सभी को पता होगा कि हमें कितनी भी सेल्स को हम मर्ज कर सकते हैं, मतलब 2 सेल्स को एक बना सकते हैं। जैसे ये है, अभी मैंने सेलेक्ट किया है F17 और ये है G17, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बता भी रहा है कि merging cells only keep upper left cell values and discard the other values। मतलब उसने बता दिया कि मर्ज में क्या करेगा, एकदम सेंटर में कर देगा, अपर लेफ्ट में रखेगा। उसने सेंटर में कर दिया, अपर कर दिया, और लेफ्ट इंडेंट कर दिया मर्ज के हिसाब से, मतलब दोनों सेल्स के हिसाब से। लेकिन अगर एड्रेस देखो, इसका F17 ही आ रहा है, ये एक ही सेल बन गया, वो जो G17 था वो हट गया, मर्ज हो गया ये। और क्या था हमारा, ये सारे फॉर्मेटिंग्स हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, करेंसी में, नंबर में, शॉर्ट डेट में, वो हम नंबर्स के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, अगर इसको मैं डेट फॉर्मेट मिले तो क्या होगा, देखो डेट कहाँ गया, ये रहा, देखो ये डेट फॉर्मेट, मतलब उस नंबर का कुछ मतलब था, अगर मैं उसको फॉर्मेट को डेट में चेंज कर रहा हूँ तो। बाकी आप इसको जनरल में, पहले वाला जो फॉर्मेट था वो हो गया, करेंसी में, अकाउंटिंग में इस तरह से आएगा, डॉलर्स के साथ .00 करके, आगे डॉलर आ गया। अकाउंटिंग में अगर आप कोई देखोगे, यूएस के प्रोसेस में होता है ज़्यादातर, हम लोग अनु भाई ईओबी वगैरह जो आती थी उसमें देखा होगा, डॉलर्स इस तरह से होते थे आगे। हाँ देख रहा हूँ। तो वो अकाउंटिंग वगैरह में यूज होता है। फॉर्मेट में कर दिया तो ये हो गया साइंटिफिक। ओके, बाकी ये हमारा हो गया है
तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा आप लोग फॉर्मेटिंग ट्राई करना। इसको मैं शॉर्टकट कीज के थ्रू भी बताऊंगा। ये हमारा डेसिमल्स के लिए हो गया, इसके लिए पहले मैं नंबर में कर देता हूँ इसको। ये डेसिमल बढ़ाने घटाने के लिए होता है, मतलब पॉइंट के बाद कितने आप जीरो चाहते हो उसके लिए होता है ये। देखो कम ज़्यादा हो रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सेपरेटली एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती है और अपने हिसाब से कोई भी डेटा आप शो करना चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी में शो करे, तो वो दिखा सकते हैं हम। मान लो मैं कुछ भी फटाफट यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। बॉटम लिया मैंने 1000, टॉप मैंने लिया 80, उल्टा कर दिया, बॉटम 80 लेना चाहिए था, टॉप 1000। चलो मैंने ज्यादा नंबर तक कर दिया है। अब इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है ना कि कंडीशन बेस पे फॉर्मेटिंग करे कि मान लो स्कोर वगैरह हम देखते हैं एचआर में कि अगर वो 99 से ऊपर है तो ग्रीन शो करे, 99 या उसके बराबर है या 97 तक है तो वो येलो, फिर उसके नीचे रेड। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देते हैं, तो वो हम फॉर्मूला वगैरह के थ्रू बाद में करेंगे। अभी आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, कह रहा है ग्रेटर देन। यहाँ पे खुद पूछ रहा है कि अगर आपका 46,237 से ज्यादा हो, आपने अपना इसमें एक नंबर ले लिया, अपने यहाँ एवरेज नंबर निकाल लिया, तो ये कह रहा है कि लाइट रेड फिल विद डार्क, खुद ही डिफ्रेंशिएट करके दे रहा है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और ये नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कर देता हूँ 1100 से ज्यादा हो, कर देता हूँ 90,000 से ज्यादा, तो ये ऐसे आएगा। अलग अलग लगा सकते हो और भी आ जाएंगे। ये कह रहा है कि टॉप 10, तो उसमें तो बहुत ज्यादा है नहीं, मैं टॉप 2 कर देता हूँ। ये कह रहा है कि टॉप 2 को हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन विथ डार्क टेक्स्ट। टॉप 1 ही लिया इसने। अच्छा सॉरी, परसेंटेज वाला था ना ये। यहाँ पे हम कर देते हैं 2। ये देखो पिंक में आ रहा है टॉप 2 में, इसको ग्रीन विद डार्क। तो ये लोग ना, ये चीजें आप बिना फॉर्मूला लगाए कर सकते हो। आप कोई भी चार्ट वर्ड बनाते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती, तो आप ये सब यूज करके स्मार्टनेस दिखा सकते हो अपनी। ये आप लोग देखना क्या है, फॉर्मेट टेबल। ये बाय डिफॉल्ट थीम्स आते हैं, आप अपने फॉर्मेट चेंज कर सकते हो टेबल के, किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके। मान लो मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो थीम ये अपने आप ले रहा है। तो उसमें ये थीम दिखा रहा था, इसने वो ले लिया। देखो लाइन नीली हो गई ऊपर का। तो ये बने बनाए थीम्स होते हैं, ये उनको ले लेगा। सेल स्टाइल्स वो चेंज कर सकते हो आप। इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट्स, ये सब आप लोग खुद ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी नहीं है। सेल्स को इंसर्ट करने के लिए है, शीट रोज कॉलम्स। ये डिलीट करने के लिए है, मान लो मुझे ये सेल को ही डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करके भी कर सकता हूँ, और वो जो वहाँ पे दिखा रहा था वैसे भी डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ और भी सेल्स है तो वो डिलीट हो गया, दिख नहीं रहा है इसलिए। फॉर्मेट, ये सब आप फॉर्मेट करना। रो हाइट, जैसे मैंने ये करा था रैप टेक्स्ट, तो उसकी हाइट अपने आप बाय डिफॉल्ट ले ले रहा था, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हाइट 15 है बाय डिफॉल्ट, आप इसको 20 25 चाहे जितनी कर सकते हो, ये चेंज कर देगा। ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट तो इसी की तरह काम करेगा रैप टेक्स्ट। ऑटो फिट विद कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है और यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइट को ऑटो फिट कर रखा है। ये करा हमने ऑटो फिट विद, तो इसने ले लिया। इसका शॉर्टकट की भी मैंने बताया था किस तरह से, तो इन सबको आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा अब एक चीज और मैं बता देता हूँ प्रोटेक्शन का, फिर मैं इंडेक्स का बता दूंगा। उसके बाद आई विल हैंड ओवर टू चेतन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के बाद, क्योंकि हमारे पास 3 घंटा होता है तो हम ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हैं। मेरा टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है तो मैं कवर कर लेता हूँ 10 मिनट में जो बच गया है। उसके बाद मैं आपसे
क्वेश्चंस पूछूंगा, जो डाउट होगा बता देना आप लोग। सेव करने का बता देता हूँ। आप एक पर्टिकुलर रो को कैसे सेव कर सकते हो, कॉलम को कैसे सेव कर सकते हो, या पर्टिकुलर सेल को कैसे सेव कर सकते हो। तो 6 तरीके हैं जिससे हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं शीट का बताऊंगा, फिर वर्कबुक का। एक तो यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट, ये सारा जो भी मैं करा रहा हूँ ना, इसका मैं पूरा इंडेक्स भेजूंगा आप लोगों को मेल पे, क्या क्या कवर हुआ है। यहाँ पे ABC पासवर्ड डालूंगा, मुझे पासवर्ड याद रखना होगा बस। शीट होगी प्रोटेक्ट, कुछ भी नहीं हो रहा। शीट तो प्रोटेक्ट हुई, उसके अलावा राइट क्लिक पे भी कर रहा हूँ तो देखो सारा का सारा ग्रेड आउट हो गया। अब मैं चाहता हूँ शीट तो प्रोटेक्ट हो, लेकिन कुछ चीजें उसमें परमिशन दे दे, वो काम करने दे, हमें अलाउ करे। तो पहले मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर ले रहा हूँ। दोबारा से मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा। यहाँ पे ना आप ये परमिशंस दे सकते हो। अब इसमें क्या परमिशन दे रहा था, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, केवल ये परमिशन दे रहा था सेलेक्ट करने के, बाकी उस पर कुछ भी करने का परमिशन नहीं दे रहा था। इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट रोज, डिलीट कॉलम्स, सॉरी, ये मैं परमिशन दे रहा हूँ कि जब लॉक करेंगे तो एटलीस्ट ये परमिशन दे इसको। फॉर्मेट सेल्स ABC, ABC, देखो ये हो गया। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल का दे दिया इसने, डिलीट का और उसका नहीं दिया, क्यों, देखते हैं। प्रोटेक्ट शीट, इसका नहीं दिया इसने। ओके, डिलीट कॉलम्स, डिलीट, एक्चुअली सॉरी, मैंने डिलीट कॉलम और डिलीट रोज का करा था ना, तो ये उसका दिखा, मतलब ये कॉलम्स को डिलीट और हम ऐड कर सकते थे। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, Alt T P P। अगर मैं कॉलम को डिलीट करूँ, सॉरी, सेलेक्ट वाला तो हमने हटा ही दिया। यार थोड़ा आप लोग बता दिया करो मैंने कहाँ गलत सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि कई बार होता है। मैंने क्या करा था, ऊपर वाले जो 2-3 ऑप्शन आ रहे थे वो मैंने डिसेलेक्ट कर दिए थे, ये वाला, क्योंकि जब ये सेलेक्ट ही नहीं होगा तो कहाँ से डिलीट और इंसर्ट होगा। अब आ रहा है डिलीट करने का, यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ कॉलम, मतलब उसने ग्रेड आउट तो कर दिया, लेकिन क्योंकि सेल्स लॉक है हमारे, इसलिए उसको डिलीट नहीं करने देगा। तो एक हमारे पास ये तरीका हो गया प्रोटेक्ट करने का, राइट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा एक शॉर्टकट की है Alt T P P, यहाँ पे पासवर्ड डाल के, अभी हमारा प्रोटेक्टेड है नहीं। एक ही तरीका है। तीसरा हमारा तरीका, मतलब तीसरा बता दिया मैंने, एक राइट क्लिक करके, एक यहाँ पे तीसरा रिव्यू में जाके, मतलब रिव्यू में जाके भी ये मिल जाएगा, Alt T P P करके, Alt लिख देता हूँ, Alt T P P। आप लोग साथ के साथ अपने सिस्टम में ट्राई भी कर सकते हो। एक यहाँ से जाके हो जाएगा, रिव्यू में जाके हो जाएगा, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हो जाएगा। दूसरा फाइल ऑप्शन में जाओगे ना, यहाँ से हो जाएगा प्रोटेक्ट करंट शीट, ये वही ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही वर्कबुक का, यहाँ से आप वर्कबुक अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पासवर्ड डालोगे, दोबारा पासवर्ड डालोगे, याद रखना। दूसरा आप यहाँ से कर सकते हो, इसी में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अगर ये कर दोगे तो ये पासवर्ड हटेगा नहीं, फिर ये हर बार आपको डालना ही पड़ेगा, तो ये मत करना। ये सिंपल होता है प्रोजेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ये वहीं पे ले जाएगा रिव्यू पे।
तो ये 4-5 तरीके हो गए इसके शीट का, और वर्कबुक 3 तरीके से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। राइट क्लिक करके केवल शीट को, सॉरी, रिव्यू में जाके और वहाँ पे फाइल ऑप्शन में प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके। इसके अलावा हम देख लेते हैं, मैं रेफरेंस का बता रहा था, 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये जो भी ये हमारा C7 में है, ये C8 में है। अब मुझे सम निकालना है, एक तो इसका निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इसका। तो यहाँ पे मैंने रेंज नहीं दिया है गाइस, ठीक है, ये रेफरेंस है केवल। रेफरेंस मैंने बताया 3 तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, जो बाय डिफॉल्ट हमारा रेफरेंस होता है एक्सेल में, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा अभी। कभी भी हम कुछ भी करेंगे ना, तो एक्सेल एक नंबर, एक रो या एक कॉलम आगे अपने आप ले लेता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू इस वाले सेल का मैंने रेफरेंस दे दिया, एंटर कर दिया, अच्छा सॉरी ये टेबल बनी हुई है एक्चुअली, इसलिए इसने पूरा टेबल का आंसर दे दिया। पहले मैं उसको केवल वैल्यू पेस्ट करता हूँ, इक्वल टू, ये करा मैंने, ये H7 का रेफरेंस ले रहा है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो अब ये क्या कर रहा है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, जैसे हिंदी में समझते हैं उसके बगल वाला, पड़ोसी, वो भी रिलेटिव होता है। तो ये H7, H8, H9, अगर आप देखोगे ना, अपने आप ये क्या कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है अपने लेफ्ट वाले से, ये अपने इस वाले से रिलेट कर रहा है, ये अपने इस वाले से रिलेट कर रहा है, मतलब जो I8 है H8 से रिलेट कर रहा है। देखो सब में एक एक नंबर अपने आप चेंज हो गया, इसके साथ में ही चेंज हो गया मतलब। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसको केवल मैं H4 के आगे F4 कर देता हूँ, F4 बटन होता है ऊपर, वो दबा दिया मैंने, डॉलर लग गया दोनों के आगे। अगर अब मैं कंट्रोल डी करूंगा नीचे सेलेक्ट करके, तो क्या करेगा ये, सब में आंसर एक आएगा। क्यों? क्योंकि देखो लॉक हो गया है H7, H के आगे भी डॉलर है, 7 के आगे, मतलब H हमारा क्या है, कॉलम है, 7 रो है। तो ना तो ये कॉलम को बढ़ने दे रहा है, ना तो रो को बढ़ने दे रहा है। कॉलम तो अगर नहीं बढ़ता हमारा चल जाता, क्योंकि सारा का सारा H कॉलम से ही आना था, लेकिन रो नंबर चेंज होना चाहिए था, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको एब्सोल्यूट मतलब एकदम ये वही देगा जिसको हमने सेलेक्ट करा, आगे पीछे का कुछ भी नहीं देगा। तो ये एब्सोल्युटली केवल H7 को दे रहा है सब जगह। एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। एक होता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स में क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट भी होगा और रिलेटिव भी होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब मैं पहले इसमें डॉलर साइन नहीं लगाया था इसके आगे, तो ये अपने आप सबका नंबर एक एक चेंज होता जा रहा था। तो H तो था ही, वो तो वैसे भी रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कॉलम में आंसर निकाल रहे हैं आई में। तो अगर इसके अगले कॉलम में निकालोगे तो अपने आप को H का ही देगा, रिलेटिव रेफरेंस अगर आप लेते हो तो। और अगर मैं आगे बढ़ाता तो वो चेंज हो जाता। मैं इसको F4 कर रहा हूँ। F4 करने से अगर बार बार करोगे तो देखो, अभी मैं कई बार F4 दबाता जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, अभी दोनों के आगे आ गया, मैंने दोबारा करा, इसके आगे आ गया, 7 के आगे। अभी क्या हुआ इसमें, इसने 7 रो, 7 का मतलब रो नंबर है, रो को फ्रीज करा है, केवल कॉलम H को फ्रीज नहीं करा है। मुझे यहाँ पे रो को फ्रीज नहीं करना, केवल कॉलम को फ्रीज करना है। उससे क्या होगा, H तो रहेगा, 7 चेंज होता रहेगा सब में। अनूप भाई समझ में आ रहा है रेफरेंस? देखो इसमें कुछ नहीं हुआ, H तो सब में सेम ही है, लेकिन जो हमारा रो नंबर था, रो क्या है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। अब देखो आंसर सबका सही आ रहा है, मतलब या तो हम H के सामने अगर लॉक कर रहे हैं तब भी आंसर सही आ रहा है, अगर मतलब 3 तरह के रेफरेंस में काम कर रहा है ये मिक्स रेफरेंस। तो ये मिक्स पे काम करेगा, अगर आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाते हो ना, मिक्स पे काम करेगा। पंगा तब पड़ेगा जब मैं इसको आगे पेस्ट करूंगा, नहीं पड़ेगा।
मान लो मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ चाहिए थी तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम ही वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे भी देखो वही ले रहा है, क्योंकि हमने एच को लॉक कर दिया है, लेकिन हमने कॉलम को लॉक कर दिया, रो को लॉक नहीं करा। तो हमारा यहाँ पे एक तो रिलेटिव रेफरेंस पे आंसर सही देगा, दूसरा मिक्स रेफरेंस पे। अगर हम कोई भी सेल वैल्यू एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले रहे हैं, तो मान लो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लिया मैंने H7, और यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, H को लॉक कर दिया, 7 को रहने दिया। तो ये अगर आपको रेफरेंस समझ में आएगा ना, तो जो हम वी लुकअप या कुछ भी फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। रेंज वेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पंगा नहीं होगा कभी। ठीक है भाई, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। बाकी मैं रेफरेंस पहले मुझे बताना था, वो भूल गया बताना, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। तो ये हमारा कॉलम होता है, एफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ये हमारा रो होता है। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। उसके अलावा रेंज क्या होता है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा आप सेल को सेलेक्ट करोगे तो वो रेंज हो जाएगा। ये सब आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, अच्छे से फिल करके, क्योंकि लिखने के लिए तो मैं कभी भी लिख सकता हूँ, मैं सेशन एंड होने के बाद लिख के भेजूंगा। समझा देता हूँ अभी। सेल हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद शीट क्या होती है, एंटायर सेल्स जिसमें आ जाती है, ठीक है, वो हमारी शीट होती है। वर्कबुक क्या होती है, जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती है, वो हमारी वर्कबुक होती है। एंटायर एप्लीकेशन वो हमारा एक्सेल होता है। एक्सेल के अंदर हम कई सारी वर्क, अभी यहाँ पे मैं एक और वर्कबुक खोलूंगा तो एप्लीकेशन तो हमारा एक्सेल वाला यही रहेगा, लेकिन वर्कबुक बुक 1 बुक 2 ऐसे खुल जाएगी। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इसके अंदर हम जो रेफरेंस देख रहे थे वो ये काम आता है। ये मैंने सेल्स का रेफरेंस बताया था आपको। 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होगा, आपका रो और कॉलम दोनों लॉक हो जाता है। मिक्स में एक ही चीज लॉक करोगे, तो इसमें क्या है, चाहे आप इसको लॉक करो 7 को, चाहे एच को। डॉलर का मतलब लॉक कर दिया आपने। एक ही को अगर दोनों में से लॉक कर रहे हो तो इसका मतलब वो मिक्स हो गया, यानी कि एक चीज उसमें आपने एब्सोल्यूट लगाई हुई है और एक चीज आपने इसमें रिलेटिव लगाई हुई है। तो रिलेटिव एब्सोल्यूट मतलब मिक्स। बाकी मैंने लॉक करने का बता दिया, वर्कबुक और वर्कशीट का कैसे करते हैं। शेयर का अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सर्वर का कोई कुछ है नहीं एक्सेस। बहुत ज्ञान हो गया। एक ट्रांसलेट का मुझे और बताना था, भूल गया मैं, यहीं पे था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी आर लर्निंग, ठीक है। मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट, हिंदी में कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, यहाँ मैंने हिंदी सेलेक्ट करा था, कुछ और आ रहा था पहले, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था। आप कोई और लैंग्वेज कर सकते हो, जापानीज वगैरह। तो यहाँ पे आ रहा हम सीख रहे हैं, या फिर इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो। ये पता था किसी को पहले, इसमें नहीं होगा पता। नहीं पता था। देखो मैंने वापस उस पर कर दिया, यहाँ पे कर्सर रखा था, अब देखो इंग्लिश टू हिंदी हो गया। तो आप ना, अगर गूगल ट्रांसलेटर नहीं है तो यहाँ से भी आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ट्राई करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके ईमेल वगैरह भेज सकते हो, मतलब गलतियाँ नहीं होंगी। ये जुगाड़ बता दिया मैंने आपको। कहाँ पे था, कौन से ऑप्शन में जाके था ये? यहाँ पे जाओगे, रिव्यू में ही है ये, रिव्यू में जाओगे, ट्रांसलेट। जैसे ये मैंने अभी इंग्लिश टू हिंदी करा है, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश करा है, ये इंग्लिश में है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये तो हम लिख ही देते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे ट्रांसलेट पे गया, अब ये कह रहा है कि फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम फ्रेंच, ये बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, ये तो इंग्लिश में ही है, इसको रहने दूंगा। टू में जाना है मुझे, मतलब मुझे किस में कन्वर्ट करना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हिंदी, इंसर्ट, हम सीख रहे हैं। और इसी को मैंने इंग्लिश टू हिंदी कर दिया था, हिंदी टू इंग्लिश कर दिया था। मैं उल्टा कर दूंगा अभी, तो ये चेंज हो जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश। चेतन भाई का काफी टाइम ले लिया मैंने। अब आइडिया लग गया ना कितना सेशंस में कितना टाइम लगता है, तो अब उस हिसाब से हम थोड़े टॉपिक ही रखेंगे। अब मैंने उसको देखो वापस हिंदी टू इंग्लिश कर दिया, तो ये बड़ा अच्छा है, ये कर सकते हो आप लोग। कोई भी रिसर्च वही उसके लिए होता है, आप सर्च करना चाहते हो, अगर आपके इसमें कई जगह है ये चीज़, आप सर्च कर सकते हो। इसमें यहाँ पे एक ही जगह है, तो कंट्रोल F का काम करता है ये। देखना आप लोग, अगर स्पेलिंग वाला मैंने दिखाया था गलत होती है तो वो चेंज करके सही कर देगा। अगर मैं इसको करता हूँ, ये मेरे ख्याल से सही है,
तो उसको गुड टू गो बता देगा अपने आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसने कहीं पे कुछ सेलेक्ट कर लिया है, उसको बता रहा है कि ये गलत है, स्टार्टिंग से ले रहा है ये एक्चुअली, जितनी जगह से मैं कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक्स में इतना बहुत है। मैं फंक्शंस एक दो रह गए थे, फिर वो मैं नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 5 मिनट 10 मिनट देता हूँ, आप लोग कुछ इसमें एक डाउट है तो पूछ लो, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम टैबलू पे आएंगे, बोरिंग नहीं होने देंगे। तो गाइस अभी तक जो बताया उसमें कहीं पे कोई डाउट किसी को भी? मुकेश भाई ये रेफरेंस वाला ऑप्शन एक बार बताना थोड़ा सा, रेफरेंस वाला कैसे आया था? रेफरेंस वाला, ठीक है, रेफरेंस वाला मतलब होता है कि ना हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे वी लुकअप भी लगाते हैं, तो हम वहाँ पे रेफरेंस यूज करते हैं ना। जैसे वी लुकअप लगाया था मैंने अभी, तो लुकअप वैल्यू ली थी, तो हम हाँ रेफरेंस समझ में आया ना। रेफरेंस का मतलब है आप रेफर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज को, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस वाले सेल में, ये सेल कौन सा है, M7, M7 में मैं क्या कर रहा हूँ, H7 को रेफर कर रहा हूँ, है ना, यही हो रहा है ना इसमें। ओके हाँ H7 को रेफर करने का मतलब है H7 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक उसके है। बाद हम क्या करते हैं, मतलब, और डॉलर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को लॉक करना। तो यहाँ पे डॉलर अगर देखोगे तो आप H के सामने है, H का मतलब कॉलम, कॉलम को हमने मुकेश, एक चीज पूछनी है, ये मतलब डॉलर साइन से ही लॉक होगा या और किस साइन से भी लॉक होता है? डॉलर से ही होगा, डॉलर से ही होगा। और ये F4 करके आता है, या मैनुअली डॉलर टाइप करोगे तब भी हो जाएगा। F4 करोगे ना बार बार, जैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, ये डॉलर साइन F4 से ही आता है, या फिर यहाँ से कहीं से आप ला सकते हो। F4 से करोगे तो फटाफट हो जाएगा। जैसे मैं F4 किया, अभी वापस हट गया, दोबारा F4 किया। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर आपको समझ में, ये कौन सा रेफरेंस है ये, एनीवन? अभी कौन सा रेफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, या मिक्स है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। किसने बताया, सरफराज? यस। एग्जैक्टली, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज लॉक हो गया है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब एकदम तुमने सही कहा, एकदम वही कहा तुमने जो बोलना चाहिए था, मतलब एक मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको पेस्ट करूँ नीचे, तो ये क्या कर रहा है, एब्सोल्युटली ये केवल H7 को ही सब जगह देगा। ये मैं मतलब एकदम लैंग्वेज वैसे समझा रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज की समझ में आ जाए। ये एक्सेल में या गूगल पे नहीं मिलेगा लैंग्वेज, ये हम लोगों का लेमैन लैंग्वेज है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एब्सोल्युटली H7 को ही रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसमें H को अनलॉक कर देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने अभी भी रो नंबर 7 को लॉक कर रखा है, तो क्या ये चेंज होगा नीचे वैल्यू? सरफराज आप मत बताना कोई और बताओ। अगर मैं अब ये एंटर कर दिया मैंने, और अब मैं अगर ये पेस्ट करूँ नीचे, कंट्रोल डी करके फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा नीचे, तो क्या ये वैल्यूज चेंज होंगी या यही रहेंगी? मतलब ये वाले आ जाएंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे वाले, या ये सब में H7 का ही दिखाएगा? कैन एनीवन आंसर? तो चेंज हो जाएगी ये ना शायद अब तो। चेंज हो जाएगी, ओके। हम्म, चेतन भाई आप बताओ, अनिस भाई। क्या? अभी मैंने क्या करा है, एच को फ्रीज नहीं करा है, एच को मैंने अनफ्रीज कर दिया है, मतलब अनलॉक कर दिया है। अभी मैंने रो को फ्रीज कर दिया है, 7 को, ठीक हम्म है। हम्म मैंने यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, मतलब सब में कॉलम, सॉरी कॉलम को ओके अनफ्रीज कर दिया, केवल रो को फ्रीज करा है मैंने, रो मतलब 7 को, इसको इसको लॉक कर दिया। तो अब मैं अगर पेस्ट करूंगा नीचे वैल्यू, तो यही वैल्यू वैल्यू रहेगी समय, या रिलेटिवली ये चेंज होती जाएगी सब चीज, मतलब ये वाले आ जाएंगे, देख लो आप ये। आपने कॉलम यही आएगी, वही आएगी, अगर आपने रॉ को फ्रीज कराया तो वही आएगी। ओके, अनूप भाई आपने बताया एग्जैक्टली नहीं था आंसर, चेंज नहीं होगा, वही आएगा। क्यों? क्योंकि बता देता हूँ, देखो 7 को मैंने फ्रीज कर दिया ना, अब ध्यान देना, रो नंबर नीचे जाता है ना, या ऊपर जाता है, कॉलम राइट में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं था, मुझे इसी कॉलम में आउटपुट चाहिए। तो अगर हम कॉलम के आगे डॉलर लगाएं या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर हम इसके आगे रो को फ्रीज कर देंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रो लॉक हो गई, मतलब ये क्या करेगा, इसी को ही वैल्यू सब में देगा, 7 वाले का ही, क्योंकि हमने 7 के आगे। अब मैंने क्या करा, आप ना ये नीचे की जगह ना NOP इसमें ड्रैग करो तो हाँ ये लो राइट में कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया। ये लो मैंने राइट में ज्यादा कर दिया, देखो क्या होगा, अब आपको समझ में आएगा। देखो नीचे का तो समझ में आता है, क्योंकि रो नंबर्स को रिलेट कर रहा है, वो एक नंबर आगे बढ़ जाता है रो का, है ना। देखो अच्छा, अभी 7 के आगे लगा रखा है ना। देखो डिफरेंस क्या है, H7 यहाँ पे है, अगर आगे करेंगे तो एक एक कॉलम चेंज होता जाएगा, और अगर नीचे करेंगे तो एक एक रो चेंज होता जाएगा। आ रहा है ना समझ में, मतलब ये रिलेटिव रेफरेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे रेफरेंस जो है रिलेटिव रेफरेंस है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो एक नंबर को अगर कॉलम की साइड में बढ़ाओगे, पेस्ट करोगे, तो एक नंबर कॉलम चेंज हो जाएगा, रो अगर आगे पीछे करो तो एक रो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये है रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर अब मैं इसमें कॉलम को फ्रीज करता हूँ, अभी मैंने केवल एच को फ्रीज करा यानी कॉलम को, और वैसे ही मैं राइट में दोबारा पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो अब क्या हुआ, राइट की वैल्यू क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि अब मैंने कॉलम इसमें, क्योंकि कॉलम चेंज हुआ है, रो तो सब में सेम ही रहेगी, तो इसी रो का ही वैल्यू उठाएगा, लेकिन कॉलम फ्रीज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो यहाँ पे भी 0 आ जाना चाहिए था राइट में, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम को फ्रीज कर रखा है, एच को, इस वाले का ही लेगा ये केवल। लेकिन अगर मैं हटा देता हूँ, देखो अब कॉलम फ्रीज नहीं करा, मैंने हटा दिया, डॉलर हटा दिया, लॉक नहीं करा, तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी रिलेट कर रहा है एक कॉलम आगे को। मतलब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो ये इसको ले रहा है, यहाँ पे मैं एक कॉलम आगे बढ़ा तो अपने आप ये एक कॉलम आगे बढ़ गया, इसकी वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे अगर मैं गया J7 तो अपने आप इसने क्या करा, किसकी वैल्यू ले ली, हाँ सॉरी O7 ने J7 की वैल्यू ले ली। मतलब रिलेट कर रहा है एक एक नंबर, ये बाई डिफॉल्ट होता है। तो यही है डॉलर का, वही है। अगर आप डॉलर जिसके आगे लगा दोगे, चाहे वो रॉ हो या कॉलम, वो उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को लॉक कर देगा, बाकी को आगे बढ़ने लगेगा। तो ये लोग ना, ये चीज आप लोग ट्राई करना मैनुअली। और गाइस कोई 2 मिनट और 3 मिनट 4:40 फिर चेतन भाई का टैबलू बेसिक्स। मनस भाई आपको कुछ अनूप समझ में आया ना रेफरेंस क्या होता है? इसको एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करके फ्रीज करके चीजों को देखना ऊपर नीचे करके, और अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना जब तक, अगर समझ में भी आएगा तो भूल जाओगे। हाँ करूँगा तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। बाकी रेफरेंस कुछ भी नहीं है, रेफरेंस का मतलब होता है कि रेफरेंस देना। हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेल का। अब सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, रॉ और कॉलम। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे हम कॉलम को फ्रीज कर देते हैं, तो हम जब वैल्यूज को आगे पेस्ट करके बढ़ाएंगे राइट साइड में, मतलब कॉलम बढ़ते जाएंगे। अगर फ्रीज करोगे तो नहीं बढ़ेगा, पिछले कॉलम का ही लेगा सब में। रो नंबर फ्रीज कर दोगे तो ऊपर वाली रो जिसको आपने फ्रीज कर रखा उसी की वैल्यू नीचे लेगा वो सब में। राइट में चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉलम आपने अनफ्रीज या फ्रीज कर रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी मतलब राइट साइड में पेस्ट करोगे तो इनकी डिपेंडेंसी कॉलम को फ्रीज करने पे अनफ्रीज करने पे हो जाती है। नीचे अगर पेस्ट करोगे तो अब अगर आपने रो नंबर फ्रीज कर रखा है तो इस पे इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अगर मैं इनमें रो नंबर को, यानी जो 8-9 चेंज हो रहा है, अगर रो नंबर चेंज डॉलर लगा दूं आगे F4 करके, तो वैल्यू सब में ऊपर वाली ही दिखाएगा, क्योंकि फिर वो ऊपर वाली रो का ही वैल्यू देगा सब में। ऐसे ही अगर हमने कॉलम को फ्रीज कर रखा है और आगे पेस्ट करते जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, क्योंकि रो तो वही है, 7 चल रही है आगे, ये क्या करेगा, तब भी ये यही वाली वैल्यू सारे कॉलम्स में आगे देगा। ये है हमारा रेफरेंस। तो 3 तरह के रेफरेंस है, एब्सोल्यूट, मिक्स। बाकी इसका मैं ना डिस्क्रिप्शन के साथ ईमेल भेजूंगा, तो अच्छे से पढ़ना, ट्राई भी करना, ठीक है गाइस। 5 मिनट हम ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा डिस्कशन। कुछ पूछना चाहो? हमारे पास जो हम 5 बंदे हैं ग्रुप में, तो 5 बंदों का आ चुका है, ठीक है, मेंबरशिप। जिनका नहीं है, मैंने इनवाइट भेजा था उन लोगों को भी, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बाकी सरिता भाटिया आने वाली है,
इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हम ब्रेक करके रिकॉर्डिंग टैबलू का अलग रिकॉर्डिंग होगा। This जब आप conference will now be recorded. तो डोंट वरी गाइस, ये थोड़ा सा इसमें कुछ अगर ओवरलोड हो तो रिपीट हो जाएगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट जो सेशंस होंगे वो छोटे होंगे।